So in this video we are going to study about SN2 reaction. First of all, let's understand the meaning of SN and 2. S means substitution reaction, यानी अगर कोई रिप्लेसमेंट हो उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को रिप्लेस किया. देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ एक्स माइनस. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट. अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स हैं, है ना, देखो जब भी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन होगा ना सेम नेचर का होगा. यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर है तो दोनों का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो दोनों का होगा. ये कुछ वैसा है कि आप एक क्रिकेट के बैट्समैन को रिप्लेस करेंगे तो बैट्समैन के साथ ही रिप्लेस करेंगे, बॉलर को रिप्लेस करेंगे बॉलर के साथ ही रिप्लेस करेंगे. तो दैट्स वाई नेचर ऑफ एक्स और एन यू सेम होना चाहिए. सी हियर एन यू माइनस एक्स माइनस. ओके, सो एस इज सब्स्टिट्यूशन, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक. क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, सी हियर एन यू माइनस, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और टू का मतलब होता है ऑर्डर. बाई मॉलिकुलर बोलिए या टू ऑर्डर बोलिए. टू ऑर्डर कहने का मतलब ये है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ दिस सबस्ट्रेट विच इज़ आवर अल्काइल हैलाइड एंड दिस अटैकिंग रिएजेंट विच इज़ आवर न्यूक्लियोफाइल. दोनों पे रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर और बाई मॉलिकुलर और SN2. ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगा. सी हियर, सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो NU माइनस है, दिस NU और न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड. सामने से अटैक नहीं कर रहा, इट्स रैदर अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड. सामने से अटैक करने में प्रॉब्लम ये है दैट इट विल फेस द हेलोजन. अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा. तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो वो एनर्जी बढ़ाएगा जो कि रिएक्शन को पॉसिबल नहीं करेगा. आप नहीं चाहेंगे रिएक्शन का एनर्जी ज़्यादा हो. सबसे पहला पर्पस है किसी भी रिएक्शन का टू मिनिमाइज द एनर्जी. तो रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाएगा तो वो सामने से अटैक नहीं करेगा. दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड. ये क्लियर है? नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज दिस. ये जो सामने दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज गिवन अ नेम ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट हर उस चीज़ को कहा जाता है जो फेज को चेंज करे. यानी जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो दैट इज़ योर ट्रांजिशन स्टेट. जैसे एडोलेसेंट जो है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट है. आपके बचपन से लेकर आपके मैच्योर होने तक अभी आप ट्रांजिशन स्टेट में हैं, है ना. सो दैट ट्रांजिशन इज फेज चेंज. जब आपका फेज चेंज हो रहा हो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन. सिमिलरली यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए जब कोई ट्रांजिशन हो रहा हो, जब कोई बदलाव हो रहा हो, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. एनर्जेटिकली आप ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे दैट इट इज़ हैविंग मैक्सिमम एनर्जी. देख सकते हैं आप, ये एनर्जी है. सो दिस इज़ हैविंग मैक्सिमम एनर्जी. मैक्सिमम एनर्जी होने का मतलब ये है, आपको याद होगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का ट्रेड ऑफ रिलेशन होता है. सो इफ़ द एनर्जी इज़ वेरी हाई तो वो उस कंपाउंड को या पूरे सिस्टम को बहुत अनस्टेबल कर देगा. सो दैट्स वाई दिस ट्रांजिशन स्टेट इज़ हाईली अनस्टेबल. और ये बात आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस सेंट्रल कार्बन पे 5 बॉन्ड एक साथ अटैच्ड हैं. अब ये टेट्रावैलेंसी को वायलेट कर रहा है. 5 बॉन्ड इसलिए हुए क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है. यहाँ एक्स ने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं है और NU ने कम्प्लीटली अटैच नहीं किया है. जैसे आप कमरे से जब बाहर निकलते हैं, है ना, लेट्स से यू आर इनसाइड एंड यू आर आउटसाइड, तो एक टाइम आएगा जब आप यहाँ खड़े होंगे. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. तो ये आप नहीं अभी कमरे के अंदर हैं, आपका एक पैर कमरे के अंदर, एक पैर कमरे के बाहर. तो दैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट जब आप चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ भी यही है, एक्स ने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं है, NU कम्प्लीटली अटैच नहीं हुआ है. सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रांजिशन स्टेट. इट इज़ हैविंग मैक्सिमम एनर्जी एंड इट इज़ हाईली अनस्टेबल. इनफैक्ट हाईली अनस्टेबल होना रिएक्शन के लिए अच्छा है क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा. अगर यहीं स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों करेगा. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. बीइंग अनस्टेबल इज़ अ गुड थिंग फॉर रिएक्शन, ताकि वो आगे बढ़े. अगले स्टेप में क्या होगा देखेंगे आप. एक्स ने छोड़ दिया और NU कम्प्लीटली अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल इज़ अटैच्ड. लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, कन्फिगरेशन में थोड़ा चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है तो ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो ठीक उल्टा होगा. देखिए पहले ये 3 हाइड्रोजन दे वर ऑन द लेफ्ट साइड. आप इसको जो भी बोलिए, लेफ्ट राइट जो भी बोलिए, बट दे आर ऑन वन साइड. बट आफ्टर द रिएक्शन दे आर ऑन अपोजिट साइड.
इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो याद रखिए कि SN2 मैकेनिज्म में कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन विल टेक प्लेस इन SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है? ओके। एक बात आप और देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यानी कि अल्टीमेटली दिस होल रिएक्शन इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में जब आप प्राइमरी से, नॉट प्राइमरी, दिस इज एक्चुअली मिथाइल, जब आप मिथाइल से प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए होगा क्या। लेट्स से दैट वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से, सामने से कर नहीं सकता। तो क्या होगा अगर इस छोटे छोटे हाइड्रोजन की जगह आप बल्की ग्रुप्स ऐड कर दें? देखिए हमने किया है यहाँ। जैसे ही अब आप ये बल्की ग्रुप्स ऐड करेंगे वो करेगा क्या? इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। कैन यू सी ब्लॉकेज? ब्लॉक कर दिया रास्ते को। क्या हो अगर दूसरा बल्की ग्रुप आ जाए? तो वो और ज़्यादा रास्ता को ब्लॉक करेगा। और क्या हो जब तीनों के तीन, ये और ये तीनों के तीन बल्की ग्रुप्स हों? तो यानी रुकावट, ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा। ये जो ब्लॉकेज है वो बढ़ता जाएगा। सो दिस ब्लॉकेज इज मैक्सिमम इन दिस एंड मिनिमम इन दिस। इस ब्लॉकेज को केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा जब आप मिथाइल से 3 डिग्री में जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जब ब्लॉकेज या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बड़ा मुश्किल होगा सेंट्रल कार्बन तक पहुंचना। दैट्स वाई रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, ये तो बात हुई कि अगर अल्काइल जो है वो अगर अलग अलग अटैच हो जाते हैं तब क्या होगा। क्या हो अगर अल्काइल सेम हो और हैलोजन चेंज होता रहे? देखिए अल्काइल सब में सेम है विच इज़ मिथाइल, बट हैलोजन इज चेंज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सी हियर, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे फ्लोरीन से क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज। मानते हैं आप? साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज। कार्बन तो वही रहेगा, कार्बन का तो साइज चेंज होने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा ये बॉन्ड लेंथ जो देख रहे हैं आप वो बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ और कुछ नहीं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। सो एज यू मूव डाउन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, इट बिकम्स वीकर। और बॉन्ड जितना वीकर होगा उतना अच्छा है रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो जल्दी टूटेगा। दैट्स वाई एज यू मूव डाउन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। आपने सुना होगा आयोडीन के केस में इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, एनसीईआरटी में फ्रेज दिया है। क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है? बिकॉज ऑफ लेंदी बॉन्ड। बॉन्ड लेंदी होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, तोड़ना आसान होगा और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना अच्छा है रिएक्शन के लिए। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, है ना। अच्छा, एक बात आप और याद रखेंगे कि रिएक्शन SN2 होगा या SN1 होगा, ये एक तो डिपेंड करेगा कि हेलोल्केन कैसा है, और दूसरा रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना, कि रिएक्शन कंडीशन कैसी है, वेदर इट इज़ प्रोटिक सॉल्वेंट, वेदर इट इज़ एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो we have discussed SN2 mechanism. In the next video we are going to study about SN1 reaction. If you have any doubt, please put your doubts in the comment section. Thank you. Have a nice day.